गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए कि ये जो आपका प्रश्न है पहला और दूसरा वो कॉमन एरर से है। इसको पढ़कर कहाँ गलती की गई है इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप was the conquest of Atlantic Ocean. नो एरर। तो यहां देखिए डिसाइसिव का मीनिंग होता है निर्णायक। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? विस्तार। तो इसका अर्थ होता है पहला और निर्णायक कदम यूरोप के जो विस्तार में हुआ है वह अटलांटिक ओशन की कॉन्क्वेस्ट से, यानी कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है जीत से। तो यह एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। यहां वॉज लिखा हुआ है, यानी पास्ट टेंस का प्रयोग है, जो कि गलत है। इसीलिए आपको जो आंसर होगा वह होगा कि चेंज वॉज इनटू एज। चेंज वॉज इनटू एज, इसका मतलब है कि वॉज को इज में बदल देंगे। चूंकि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और यहां पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये गलत है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है द वर्ड मैकेबर हैड बीन गेन्ड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम एलेगोरिकल representation of the universal part of death। तो इसमें देखिए होता क्या है कि आपको दूसरा में देखिए, ये तो पहला था, दूसरा में हैड बीन का प्रयोग हुआ है। और हैड बीन, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या पैसिव वॉइस में होता है। हैड बीन, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या नहीं तो पैसिव वॉइस में होता है। तो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद V4 का प्रयोग होता है। और अगर पैसिव वॉइस में होता है इनका प्रयोग तो आगे V3 का प्रयोग होता है। तो यहां भी देखिए गेंड, पार्ट ए में गेंड का प्रयोग यानी V3 का प्रयोग किया गया है, लेकिन सेंटेंस का आशय पैसिव वॉइस का नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्थ होना चाहिए शब्द मैकेवर ने अपना महत्व प्राप्त किया था। तो करवाया था नहीं, किया था, यानी एक्टिव वॉइस का सेंस है। और यहां बिन जो है वह अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है, फालतू है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी हैड बिन की जगह क्या हो जाएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग होगा। और इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है उसका स्पेलिंग जो है वह गलत है। REPRESENTATION होता है, यानी ई छूटा हुआ है। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए। दूसरा का आंसर जो है वह होगा ए। और ए में क्या होगा कि हैडबिन को हैड में बदल देंगे, क्योंकि सेंटेंस का आशय एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है। यानी सेंटेंस का आशय एक्टिव वॉइस का है, इसीलिए हम हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है आपको, तो सेंटेंस कंप्लीशन यानी खाली जगह को भरें से प्रश्न है और उसको हम देखते हैं। तो वह ये है, उसको देखिए। तीसरा है he had to dash his theft
इसका अर्थ हुआ वह अपनी चोरी के लिए उसे डैश करना पड़ा। अपनी चोरी के लिए यानी उसने जो चोरी की उसके लिए उसे डैश करना पड़ेगा। और विकल्प में है रिपेंट, कहीं रिपेंट है, कहीं रिपेंटेड है, कहीं रिपेंटिंग है, और प्रेपोजिशन में भी कहीं इन है और कहीं फॉर है। तो रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। रिपेंट का अर्थ क्या होता है? पश्चाताप करना। और रिपेंट के साथ प्रेपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग होता है। जिस किसी भी शब्द का अर्थ होता है पश्चाताप करना, लगभग सारे शब्दों के साथ प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग होता है। यानी और टू के बाद, यहां हैड के बाद क्या है? टू के बाद जो है आपको ये टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो V1 कहां है? ऑप्शन ए में है। यानी आंसर हो जाएगा रिपेंट फॉर। रिपेंट मीन्स पश्चाताप करना। और तीसरा का आंसर जो है आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिपेंट फॉर। अब पूरे का अर्थ हो जाएगा उसे चोरी के लिए पश्चाताप करना पड़ा। उसको चोरी के लिए क्या करना पड़ा? तो पश्चाताप करना पड़ा। चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका है द शार्पनेस ऑफ आवर लाइफ कम्स व्हेन वी ब्रिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस टू डैश मोमेंट। तो यहां देखिए मोमेंट क्या है? ये आपको नाउन है। अब आइए, नन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, यानी नन के ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और ईच वन के भी ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो अब या तो ईच का प्रयोग होगा या रेयर का प्रयोग होता है। ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, और रेयर का अर्थ होता है मुश्किल से, या रेयर का अर्थ होता है विरल। ठीक है, तो अब अर्थ के अनुसार रेयर होगा या ईच होगा, उसको देख लेते हैं। तो अर्थ हो जाएगा यानी हमारे जीवन की जो तीक्ष्णता है वह आती है तब जब हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करते हैं डैश क्षण के लिए। मोमेंट मतलब क्षण, तो प्रत्येक क्षण के लिए। तो प्रत्येक के अर्थ में किसका प्रयोग हो जाएगा? ईच का प्रयोग हो जाएगा। यानी आपका तीसरा का, चौथा का आंसर हो जाएगा ए। जैसा कि बतलाया कि सिर्फ ईच के ठीक बाद नाउन आता है। जैसे आप लिखते हैं क्या? ईच बॉय। ठीक है, या और जब आप ईच वन लिखते हैं तो ईच वन जब लिखते हैं तो इसके बाद ऑफ लगाइएगा तब नाउन आएगा। ईच वन ऑफ द बॉयज, ये होता है। सिर्फ ईच वन बॉयज, ईच वन बॉय हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम नन के बाद नाउन को रखना चाहें तो कैसा होगा? नन ऑफ द बॉयज। तो देखिए यानी नन के बाद या ईच वन के बाद अगर हम नाउन को रखना चाहें तो आगे ऑफ लगाएंगे तब नाउन आएगा, नहीं तो ठीक बाद नाउन कभी नहीं आता है। ईच के ठीक बाद नाउन आता है और रेयर के ठीक बाद भी नाउन आता है। जैसे आप लिखते हो, देखो रेयर के बाद नाउन रखते हैं, रेयर ओकेजन। तो यहां देखिए रेयर एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, और ओकेजन क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो आपको चौथा में आंसर हो जाएगा ईच। अब आप देखिए पांचवा और छठा जो प्रश्न है उसमें आपको साइनोनिम है, समानार्थक शब्द को बतलाना है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो है लोथ। लोथ का अर्थ क्या होता है आपको? तो लोथ मतलब होता है घृणा करना। लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, और क्रिटिकल का अर्थ होता है दयनीय। क्रिटिकल मीन्स दयनीय। परसिस्टेंट मीन्स लगातार, लगातार या अथक। टिमिड मतलब होता है डरपोक, और डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना या पसंद नहीं करना। डिटेस्ट का अर्थ होता है घृणा करना,
या पसंद नहीं करना। तो इस तरह से साइनोनिम बतलाना है तो साइनोनिम क्या हो जाएगा, आपको डिटेस्ट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। और एक लोथ एक और होता है, उसके बारे में भी बतला देते हैं। उसका स्पेलिंग होता है LOATH, और इस लोथ का मतलब होता है आपको अनिच्छुक, अनिच्छुक यानी रिलक्टेंट। लोथ मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, रिलक्टेंट। इसको दूसरा शब्द ऐसे कह सकते हैं, रिलक्टेंट। ठीक है, तो आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा डिटेस्ट, यानी ऑप्शन डी। अब छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में भी साइनोनिम बतलाना है। अल्टीमेट का अर्थ होता है परम, परम, सबसे बड़ा, परम कर्तव्य, तो अल्टीमेट ड्यूटी। ठीक है। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा, सॉर्डिड मीन्स गंदा। बिगाइल मीन्स भुलावा देना, भुलावा देना। फाइनल मीन्स अंतिम। आउटसेट मीन्स आरंभ, आउटसेट मीन्स आरंभ। तो अल्टीमेट का अर्थ होता है परम या सबसे बड़ा, और इस तरह से आपका आंसर जो है फाइनल हो सकता है, यानी अल्टीमेट का साइनोनिम जो है वह फाइनल होगा। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां और आठवां प्रश्न में क्या है, तो आपको एंटोनिम बतलाना है। इलोक्वेंट मतलब होता है वाक्पटु, वाक्पटु मतलब बोलने में माहिर, जो बोलने में तीक्ष्ण हो, तेज हो, माहिर हो, उसको हम वाक्पटु कहते हैं, या अंग्रेजी में इलोक्वेंट कहते हैं। एलिगेंट का मतलब होता है आकर्षक, एलिगेंट मीन्स आकर्षक। और लूसिड मतलब होता है आसान या सहज। और आर्टिकुलेट मतलब होता है बोलना। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है नहीं बोलने वाला, नहीं बोलने वाला। ठीक है। इलोक्वेंट का मतलब वाक्पटु, एलिगेंट मीन्स आकर्षक, लूसिड मीन्स आसान या सहज, आर्टिकुलेट मीन्स बोलना, इनआर्टिकुलेट मीन्स नहीं बोलने वाला या नहीं बोलना। तो इस तरह से इसका एंटोनिम जो है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब हम अगले क्वेश्चन यानी आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आठवां क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। अपोजिट का अर्थ होता है विपरीत या प्रतिकूल। और ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। रेज्ड का अर्थ होता है उठा हुआ या ऊंचा, उठा हुआ या ऊंचा। कलर्ड का अर्थ होता है रंगीला या रंग लगा हुआ। ठीक है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसको हम आर पार देख सकते हैं। और ऑपोजिट का अर्थ होता है विपरीत, प्रतिकूल, उल्टा। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, यानी जिसको आर पार नहीं देख सकते हैं। कलर्ड का अर्थ होता है रंग किया हुआ, रंगीला। इस तरह से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ओपेक। अब क्वेश्चन आपका जो 8 क्वेश्चन जो है 9 और 9 में क्या है, सेंटेंस
अरेंजमेंट है और इसको निकाल कर देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, तो जैसा कि आप जानते हैं ऊपर का पहला जो सेंटेंस का पार्ट है वो अपने सही जगह पर है, बीच का PQRS हो सकता है अपनी सही जगह पर नहीं हो। तो देखिए द ग्रीक प्लेज, ये द ग्रीक प्लेज जो है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी का प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कौन सी का प्रयोग होता है? वर्ब का। तो ये ग्रीक प्लेज मतलब नाटक। तो ग्रीक नाटक, तो वर्ब कहां पर है? देखिए पार्टिकुलरली एडवर्ब है, हाई एडजेक्टिव है, मेंटेन वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द ग्रीक प्लेज P हो जाएगा। मेंटेन एंड एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कहां पर है? आर में है। तो आर हो जाएगा उसके बाद और अंत में तब क्यू हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा PRQ। और PRQ किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी सभी ऑप्शन मेरे अनुसार गलत है। यहां पर आंसर विकल्प में हो सकता है मिसप्रिंट होगा, यहां ऑप्शन में होना चाहिए था PRQ और अर्थ इसका क्या हो जाता? तो द ग्रीक प्लेज मेंटेन एन एक्सट्रीमली हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पार्टिकुलरली द ट्रेजेडीज। अर्थ हो जाएगा ग्रीक नाटक जो है वह बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय जो बुद्धि है उसको मेंटेन करता है, बरकरार रखता है, खास करके अपने ट्रेजेडीज में जो दुखांत प्लेज हैं, नाटक हैं उसमें। तो इस तरह से आंसर आपका होगा PRQ। आई एम सॉरी, कोई भी विकल्प में इस तरह का नहीं है, तो हो सकता है मिस्टेक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, उसको देखिए। somebody has stolen my register। तो ये प्रश्न जो है किस टेंस में है? प्रश्न जो है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तो देखिए हैज बीन का प्रयोग 2 जगह है, हैज बीन का प्रयोग 1 2 3 जगह है, यानी इसका मतलब हुआ कि आपका C तो आंसर होगा नहीं। ए में है माई रजिस्टर हैज बीन स्टोलन और बी में है माई रजिस्टर हैज बीन स्टोलन अपॉन। यहां अपॉन का प्रयोग फालतू है, एक्स्ट्रा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए बी नहीं होगा। सी पहले बोल दिए हैं कि नहीं होगा। डी को देखते हैं, माई रजिस्टर हैज बीन ए स्टील। स्टील यानी नाउन बना दिया गया है, यहां वर्ब होना चाहिए, वर्ब नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, माई रजिस्टर हैज बीन स्टोलन। और पैसिव वॉइस में जहां पर समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी होता है वहां बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग पैसिव में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी है तब भी ऑप्शन ए ही आंसर होगा और BCD आंसर नहीं होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रश्न है और उसको देखिए। सीता सेड विल ही लिसन टू सच अ मैन। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में है और सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। कैसे समझे? तो यहां नोट ऑफ इंटरोगेशन है और नोट ऑफ इंटरोगेशन है और फ्यूचर टेंस का प्रयोग है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम है कि अगर उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो वर्ब को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच अगर सहायक क्रिया से शुरू किया गया हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर टेंस का विल है, विल को क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में इफ या वेदर का प्रयोग नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा सीता आस्क लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है,
सीता आस्क लिखा हुआ है, यहां आस्क्ड होना चाहिए। सी में सीता सेड लिखा हुआ है, या इफ वेदर भी नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, सीता आस्क्ड वेदर ही वुड लिसन। लिसन का स्पेलिंग गलत है, होगा क्या होगा आपको, LISTEN, लिसन टू सच ए मैन, लिसन टू सच ए मैन, तब ये सही होगा। और इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है। और 12वां प्रश्न है कि किस विकल्प का स्पेलिंग वर्तनी शुद्ध है, वही आपका आंसर है। तो इरेसिस्टिबल का सही स्पेलिंग जो है वह आपको बी में है, ऑप्शन बी में है। इरेसिस्टिबल का सही स्पेलिंग ऑप्शन बी में है। और इरेसिस्टिबल का अर्थ होता है अप्रतिरोध्य, यानी जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके, जिसका प्रतिरोध न किया जा सके, यानी रेसिस्टेंट से बना है। रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी। तो इरेसिस्टेबल का मतलब होता है अप्रतिरोध्य, या जिसका प्रतिरोध न किया जा सके। और सही स्पेलिंग ऑप्शन बी में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से 17 के लिए क्लोज टेस्ट का प्रश्न है, जिसको देखते हैं। और देखिए, क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए क्या कीजिए, तो एक बार शुरू से अंत तक पढ़ जाइए, और फिर दोबारा पढ़ते हुए विकल्पों पर ध्यान दीजिए कि विकल्प में खाली जगह में कौन वर्ब होगा, कि नाउन होगा, कि एडजेक्टिव होगा, कि एडवर्ब होगा, या प्रेपोजिशन होगा, क्या होगा, या टेंस है तो कौन टेंस होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा, और या कंजंक्शन का प्रयोग है तो कौन सा कंजंक्शन होगा। और अगर मुहावरा को उड़ाया गया है, वहां से खाली जगह के पास मुहावरा के आधा शब्द को रख लिया गया है, आधा को हटा दिया गया है, तो कौन सा मुहावरा को हटाया या रखा गया है, उसके आधार पर जो है उसको हम बनाते हैं। तो देखिए, इसकी हिंदी कर देते हैं, तब इसको बनाते हैं। When the kerosene burned, the fuel in the tank below would be dash pressure। इसका अर्थ होता है, जब केरोसिन को जलाया जाता है या केरोसिन जलता है, तो टैंक में जो ईंधन होता है टैंक में नीचे, वह जो है डैश दबाव में आ जाता है, एंड डैश ए स्मेल सर्कुलर फ्लेम। और इससे जो है छोटा जो है वह छोटा जो है फ्लेम, यानी आग की लौ जो है वह निकलता है बर्नर से। The valve had to be opened to let more kerosene vapor to the burner, यानी वाल्व को जो है वह खोला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा केरोसिन जो है वाष्प बनकर बर्नर के पास आ जाए। एंड पंपिंग रिज्यूम्ड, और ऊपर जाने के लिए, पंपिंग होने के लिए वह जो है रिज्यूम हो जाए, दोबारा शुरू कर दे। विद द इंक्रीज इन प्रेशर द बर्नर फ्लेम वुड स्प्रेड डैश, यानी जैसे ही दबाव में वृद्धि होती है तो बर्नर का जो आग की लपट है वह फैल जाती है, डैश ए लाउड नॉइज, और एक ऊंची आवाज होती है। टू लोअर द फ्लेम, अगर आग की लपट को आपको लोअर करना है, कम करना है, द वाल्व हैड टू बी डैश ओपेंड, तो इसके लिए आपको वाल्व को डैश खोलना पड़ेगा। टू रिड्यूस द प्रेशर, ताकि दबाव को कम किया जा सके। एंड देन टाइटन until the desired flame size was achieved, और इसको तब तक टाइट करते रहिए जब तक कि वांछित फ्लेम की साइज आप हासिल नहीं कर लेते हैं। डैश यू वांटेड द फ्लेम, डैश आप चाहते हैं फ्लेम टू बी बिगर, कि बड़ा हो,
उसका आग की धधक बड़ी हो, यू हैव टू हिट द पिस्टन अगेन, तो आपको पिस्टन को फिर से हिट करना पड़ेगा। पंप स्टोव्स आर स्टिल इन वोग, अभी भी पंप वाला स्टोव जो है वोग में है, वोग मतलब रिवाज, प्रचलन, अभी भी प्रचलन में है। तो ये इसका अर्थ है, और इसको आगे हम अब विकल्पों को रखते हुए आपको बतलाते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, when the kerosene burn, the fuel in the tank below would be dash pressure, जब इसका अर्थ हुआ कि जब केरोसिन को जलाया जाता है तो टैंक के नीचे जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वह ईंधन जो है डैश दबाव में होता है। तो होता क्या है कि एक मुहावरा होता है अंडर प्रेशर, दबाव में, दबाव में के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, अंडर प्रेशर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दबाव में होता है, यानी ऑप्शन 13 में अंडर हो जाएगा। एंड डैश ए स्मॉल सर्कुलर फ्लेम वुड अपीयर इन द बर्नर, और डैश छोटा सा जो फ्लेम है वह निकलने लगता है, तो क्या होगा, अगला में हो जाएगा धीरे धीरे, यानी एडवर्ब का प्रयोग होगा, तो इसमें हो जाएगा बी, और हो जाएगा और धीरे धीरे एक छोटा आग का सर्कुलर जो है वह निकलने लगता है। वुड मोर केरोस क्या है, एंड स्लोली ए स्मॉल सर्कुलर फ्लेम would appear in the burner. The valve had to be opened to let the increase in pressure, to let more kerosene vapor to the burner pumping resumed. यानी अगर वाल्व, अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो, या केरोसिन के भाप को बढ़ाना है तो क्या करें, वाल्व को खोल दें ताकि फिर से पंपिंग शुरू हो सके। विद द इंक्रीज इन प्रेशर, यानी जैसे जैसे दबाव बढ़ता है या बढ़ेगा, द बर्नर फ्लेम वुड स्प्रेड डैश ए लाउड नॉइज, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो बर्नर का जो फ्लेम है वह फैल जाएगा बहुत अधिक ऊंची आवाज डैश, तो ऊंची आवाज के साथ, तो साथ के अर्थ में किसका प्रयोग हो जाएगा, विद का प्रयोग हो जाएगा। वुड स्प्रेड विद ए लाउड नॉइज, यानी ऊंची आवाज के साथ जो है लौ या फ्लेम फैल जाएगा। आगे है टू लोअर द फ्लेम, अगर आग को कम करना है, फ्लेम को कम करना है, द वल्व हैड टू बी डैश ओपेन्ड, तो वल्व को डैश खोलना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा के कौन शब्द थोड़ा सा अर्थ बतलाता है, पार्टली, पार्टली मतलब होता है आंशिक रूप से, तो थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा, यानी 16th में होगा पार्टली। और अंत में देखिए टू रिड्यूस द प्रेशर, ताकि प्रेशर को कम किया जा सके, एंड देन टाइटन, और तब इसको टाइट किया जाता है, कसा जाता है, अंटिल द डिजायर्ड फ्लेम साइज वाज अचीव्ड, जब तक कि वांछित फ्लेम का आकार आप प्राप्त नहीं कर लेते हो। आगे है डैश यू वांटेड द फ्लेम, डैश आप चाहते हो कि फ्लेम बड़ा हो, तो आपको पिस्टन को दोबारा जो है हिट करना पड़ेगा। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि आगे यू हैड टू लिखा हुआ है, तो इसलिए कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए 17th में क्या हो जाएगा, इफ का प्रयोग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18th और 19th में आपको सेंटेंस, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। और 18th में है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, धांधली, अनियमितता। मिस एप्रोप्रिएशन का अर्थ क्या होता है, धांधली या अनियमितता। तो अर्थ हुआ अगर धन या पैसा की अनियमितता की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन, रॉबरी मतलब होता है डाका, थेफ्ट मतलब होता है चोरी,
फ्रॉड मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज या बेईमान। तो पैसे की गड़बड़ी जो की जाती है उसको हिंदी में गबन कहते हैं। गबन एक होता है गमन, गमन मतलब प्रस्थान, और गबन मतलब होता है गड़बड़ी करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका 18th का आंसर हो जाएगा इम्बेजलमेंट। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी को इम्बेजलमेंट यानी गबन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, इसका अर्थ होता है अपने तरह के जो दूसरे हैं उसके साथ जो हम एसोसिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं। यानी अपने ही तरह के समूह में रहने की जो इच्छा होती है, प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो अब देखिए, ग्रासीवोरस का अर्थ होता है घास खाने वाला। और यहां पर देखिए ग्रिगोरियन होगा। ग्रिगोरियन का मतलब होता है ये पोप का दूसरा नाम। पोप का दूसरा नाम ग्रिगोरियन होता है, स्पेलिंग GO होगा। ग्रिगेरियस का अर्थ होता है समूह चर। समूह चर का मतलब होता है समूह में रहने वाला। समूह चर का मतलब होता है समूह में रहने वाला। और ग्रैमिनिवोरस का अर्थ होता है घास भक्षी। भक्षी मतलब भोजन करने वाला, घास भक्षी या तृणभक्षी। तो अर्थ है कि समूह में रहने वाले को क्या कहते हैं, तो समूहचर कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा C, ग्रिगेरियस। और अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में क्या है, तो उसको देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो पहला है ए स्टोर्म इन ए टी कप। इस मुहावरे का अर्थ होता है छोटी बातों के लिए झगड़ा। यानी छोटी बातों के लिए अगर कोई झगड़ जाता है, विवाद कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं ए स्टोर्म इन ए टी कप। तो वैसा अर्थ कौन विकल्प बतलाता है, तो विकल्प C, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। फस मतलब गड़बड़ी, यानी छोटी बातों के लिए जो बहुत बड़ा गड़बड़ी पैदा हो जाती है, विवाद हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फस कहते हैं। यानी इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन C, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर। और 21 को देखिए, 21 में है टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का अर्थ होता है नया व्यापार या नया धंधा शुरू करना। नया धंधा, नया व्यापार या नया कार्य शुरू करना। तो आपका आंसर हो जाएगा डू ए न्यू जॉब। डू ए न्यू जॉब। और इसमें जो आपको पहले से आंसर दिया गया होगा शायद वो गलत है, क्योंकि इस मुहावरे का अर्थ होता है नया धंधा, नया रोजगार, नया व्यापार, नया काम शुरू करना। इस तरह से 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। अब हम 22 टू 23 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। यानी ब्रैकेट में जो दिया गया पार्ट है उसमें अगर व्याकरण से कोई गलती की गई है तो वो आंसर, जो गलती को जो विकल्प सही कर देगा वह विकल्प आपका आंसर होगा। और अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो आंसर होता है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो देखिए क्या है, फ्रॉम द अर्ली 1990s सैलरीज शॉट अप एंड स्टॉक ऑप्शंस वेयर इन
introduced were introduced from the early 1990s. Salary shot up and stock options were introduced. इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं है, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। 1990 के आरंभिक वर्ष से जो वेतन है वे बढ़ गए। शॉर्ट अप मीन्स बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। स्टॉक का ऑप्शंस जो है वे क्या हो गए, तो उसको पेश किया गया, लागू किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शंस जो है प्लूरल है, तो वेयर जो है या दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल वर्ब होगा ही, इसीलिए वेयर वहां सही है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 में है आपको, आई हैव ऑलवेज बैफल्ड बाय द यूनिक melange of languages and dialects that India is home to। तो यहां पर देखिए, ये एंड में एस नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। और ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। कैसे समझे पैसिव वॉइस में है, तो बाय द यूनिक मिलेंज लिखा हुआ है। तो जब कभी भी परफेक्ट टेंस पैसिव में होता है तो उसके साथ क्या होता है, बीन का प्रयोग होता है। ये पैसिव वॉइस में है और हैव के बाद बीन नहीं है, इसीलिए गलत है। यानी यहां पर हैव के बाद बीन और V3 होना चाहिए, तो ये V3 भी नहीं है, क्या है, बैफल V1 है, ठीक है। तो देखिए किस में बीन और V3 है, तो एक ही विकल्प में है, बी में है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी बिन बैफल्ड, ये आंसर होगा। बैफल मतलब होता है व्यर्थ कर देना, असफल कर देना, व्यर्थ कर देना या असफल कर देना, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। और डायलेक्ट्स मतलब होता है बोलचाल की भाषा, डायलेक्ट्स मतलब होता है बोलचाल की भाषा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फिर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट है और उसको देखते हैं कि सेंटेंस अरेंजमेंट ये कैसा है। तो देखिए, जैसा कि मालूम है, पहला सेंटेंस जो है, पहला जो वाक्यांश है सही जगह पर है, नीचे वाला सही जगह पर है कि नहीं उसको बतलाना है। तो यहां देखिए विकल्प में ए या सी लिखा हुआ है, तो इसके बाद या तो ई होगा, ए होगा या सी होगा, बी तो होगा नहीं। तो देखते हैं क्या होगा। ऑन द स्पीच फ्रंट वी क्या है वी जो है आपको सब्जेक्ट है, वी जो है वो आपको सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब कहां पर है, सिर्फ ए में है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, तो वी कैन यानी ए हो जाएगा, ए। तो देखिए पढ़ते हैं, ऑन द स्पीच फ्रंट वी कैन ऑल डू समथिंग इंडिविजुअली, एक क्लाउज हो गया। फिर दूसरा क्लाउज के लिए कंजंक्शन का प्रयोग इसमें है, सी में है, तो ए के बाद क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए, ऑन द स्पीच फ्रंट वी कैन ऑल डू समथिंग इंडिविजुअली इफ वी चेंज आवर इडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चूंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, क्लाउज समाप्त हो जाने के बाद दूसरा क्लाउज अगर लिखते हैं तो किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है, तो ए के बाद सी इसीलिए होगा कि इफ कंजंक्शन है और कंजंक्शन सिर्फ ऑप्शन ई के आरंभ में है। तो और इस पूरे का अर्थ हो जाएगा, जहां पर भाषण देने का मोर्चा है वहां पर हम व्यक्तिगत रूप से सभी कुछ चीज को कर सकते हैं यदि हम बदल दें अपने मुहावरे को, जो कि हम अपने संप्रेषण में प्रयोग करते हैं, उसको अगर बदल दें तो। और कम्युनिकेशन मतलब होता है संप्रेषण, संप्रेषण मतलब जो हम बोलते हैं उसको संप्रेषण कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। और अब अगला प्रश्न है 25वां, जिसमें कि आपको स्पेलिंग टेस्ट में बतलाना है, यानी कौन सा शब्द का स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी में मोनोपोली को भिन्न भिन्न तरह से रखा गया है और बी में इलिटरेट लिखा हुआ है। तो मोनोपोली का सही स्पेलिंग होता है MONOPOLY,
POLY। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। मोनो मतलब क्या होता है? एक। पोली मतलब होता है शासन, अधिकार। एक आदमी के पास सभी तरह का अधिकार हो तो उसको मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का दूसरा अर्थ होता है मनमानी। ठीक है, तो ये देखिए, तो मोनोपोली का ये स्पेलिंग होता है, और ये स्पेलिंग ऑप्शन ए में है, सही है। इलिटरेट का स्पेलिंग गलत है। इलिटरेट का स्पेलिंग होता है, दो गो एल होता है। इलिटरेट का अर्थ होता है अनपढ़। इलिटरेट का अर्थ होता है अनपढ़, और मोनोपोली का स्पेलिंग सिर्फ ऑप्शन ए में सही है। और इस तरह से आपका 2500 प्रश्न हो गया। थोड़ा हम और ज़्यादा इसको अगले सेट में क्या करेंगे, तो ऑप्शन को भी बतलाने का प्रयास करेंगे। ये सेट इतना ही, आगे दूसरे सेट में मिलते हैं।